Regarding the oxidation state and the valency, first, what is oxidation first? Oxidation state. Oxidation state is the charge. Basically, this is a charge which appear on an atom when all the other attached species यानी कि atoms or groups are removed from it as ions. It as ions. ये बहुत बार यूज होगी, डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, बहुत बार यूज होगा कॉन्सेप्ट एक्चुअली, डेफिनेशन तो नहीं कोई आपको बताएगा इसकी, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने तो आपको प्रॉपर लिख दिया यहाँ पे। बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी मैं बोलूँ ना तो आपको प्लस एंड माइनस, उसको प्लस एंड माइनस से बताना है। मींस ये चार्ज होता है, अगर कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है उसके साथ जितने भी अटैच्ड एटम है, if we are going to remove all the atoms attached to that as a ions ना, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, whatever the charge is appearing on that, that is called as oxidation state. अब जो आपका ग्रुप 1 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या लगता है बेटा आपको क्या टेंडेंसी है उनकी, वेदर दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन? To lose the electron. हाँ, how many electrons they will lose? They will lose the one electron. One electron. बिल्कुल, जो ग्रुप 1 है that is showing the oxidation state of +1. अब जो हम बात करते हैं वैलेंसी की, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसके साथ कभी प्लस और माइनस नहीं बोलते हैं, दिस इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, ये किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, वो 1 है ना। अगर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑब्वियसली ये कैसे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करेगा, एक कंपाउंड के साथ, एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 1। और अगर वो पूछे टेंडेंसी टू शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट ऑब्वियसली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टेंडेंसी टू शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और रीजन आपको पता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या रीजन है बेटा, ड्यू टू व्हाट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, या आप तो इसको सीधा ही लिख देते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज लिख देते हैं, है ना, एंड द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपके सारे पॉइंट कवर कर लेगा, डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी। चलो, 5th पॉइंट इज अ मेटालिक कैरेक्टर। मेटल्स किसको बोलते हो? Who lose the electron? which loses the electron, जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी इनका क्या है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और उसका रीजन आपको पता है, सेम रीजन है आप ऊपर साइड, ऊपर वाला, ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज एंड डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बेटा मेटालिक कैरेक्टर हो गया। कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? Yes ma'am. ओके जी। बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन में क्या आएगा, देखो, ये एक ना, whenever you perform the salt analysis in the lab, जब 11th-12th में आप प्रैक्टिकल करते हो जिसमें सॉल्ट एनालिसिस आता है, यानी कि आपको एक सॉल्ट दे दिया जाता है और आपको चेक करना होता है कि उसका कैटायन और एनायन क्या है, तो वहां पे देखा होगा आपने, प्रीलिमिनरी एंड कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो आप। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है मतलब उसको स्मेल करके, उसके कलर से, उसकी फिजिकल स्टेट से क्या आपको इंडिकेशन मिल रही है कि ये क्या हो सकता है। तो उसमें एक टेस्ट आता है जिसमें क्या करते हैं, एक प्लेटिनम वायर होती है, इट इज जस्ट लाइक अ
बहुत पतली सी हैंडल है, उस पतली सी वायर है जिसको सर्कल की फॉर्म में घुमाया होता है आगे से। अब आप एल्कली मेटल्स जो आपकी पाउडर फॉर्म में है ना, आप उसका पेस्ट बना लेते हो। तो जब उस पेस्ट ऑफ एल्कली मेटल को आप उस प्लेटिनम वायर पे से टच करवा लो और उसे फ्लेम में लेके जाओ, तो आपके फ्लेम गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, कलर टू द फ्लेम। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसका कौन सा कलर होता है, बस इसका रीजन पूछेगा। आप देखोगे एनसीईआरटी उठा के तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर लिखे हैं, किसी को एप्पल ग्रीन लिखा है, किसी को क्रिम्सल रेड लिखा है, कितने सारे कलर लिखे होते हैं। हर एक एल्कली मेटल का अलग अलग कलर होता है, और उसके पीछे रीजन क्या है, देखो कलर क्यों आया उसमें बेसिकली। अब आपको पता है उसका रीजन क्या है, कि एल्कली मेटल के पास क्या है, Lose the electrons. It अच्छा remains. बिल्कुल, एल्कली मेटल्स हैव, इसको बच्चा लिख देते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी कॉल इट एज अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। उनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाय द एनर्जी ऑफ द फ्लेम, बाय द एनर्जी ऑफ द फ्लेम, वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन अकर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो जाएगी। अब मैं इसको बहुत थ्योरेटिकली नहीं लिखूंगी, सब बच्चों ने स्पेक्ट्रा में पढ़ा है, बोहर के स्पेक्ट्रा में सभी बच्चों को ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो क्या हाई एनर्जी लेवल स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? नो। No, ma'am. वो क्या करेगा नो बेटा? मैम। बिल्कुल सही। आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जो दो लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस था वो एनर्जी एमिट हो जाएगी, और जब वो एनर्जी एमिट हो जाएगी वो आपको कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम एल्कली मेटल इसलिए देते हैं, पहला रीजन तो ये कि उनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उससे भी बेटर वर्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो, और सही है ये, लूजली बाउंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात है कि जो एनर्जी ऑफ फ्लेम है उनसे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है, और एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द विजिबल रीजन, है ना। तो विजिबल रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आपको कलर दिखाई देगा। अब क्वेश्चन है कि हर एक एल्कली मेटल का अलग अलग कलर क्या होता है, वो तो बहुत अंडरस्टूड है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है ना। अब ईच मेटल नीड्स डिफरेंट एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? Yes, है ma'am. ना, क्योंकि बेटा हर एक केस में साइज अलग अलग है, तो हर एक केस में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी चाहिए मेटल को एक्साइटेशन के लिए। सो द लैम्डा वुड बी डिफरेंट। और ये लैम्डा मैं किसकी बात कर रही हूँ, लैम्डा एमिटेड, जो एमिटेड लाइट है, लैम्डा एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट वुड बी डिफरेंट, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को। तो इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। सेवंथ पॉइंट में, ये आप केमिकल में भी ले सकते थे वैसे, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ले सकते हैं। सेवंथ पॉइंट, यू कैन कंसिडर द सॉल्यूशन इन द लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशन इन द लिक्विड अमोनिया। बेटा जब एल्कली मेटल्स को, एल्कली मेटल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया, तो दो इफेक्ट ऑब्जर्व हुए। व्हेन डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया, तो पहला इफेक्ट तो ऑब्जर्व हुआ, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। दूसरा आपके पास आ जाता है कि ये कलर तो वेरी भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के हिसाब से। अच्छा, दूसरा आपके पास है कंडक्टिंग होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन क्या है, उसका भी सेम रीजन है। अच्छा पहले मेटल लिख लेते हैं, रुको। आपने मेटल को लिया, मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व किया, तो अमोनिया को X+Y लिख लेते हैं, है ना। यस मैम।
अब x+y कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे 4 अमोनिया है तो वो 1+3 हो गया या 2+2 हो गया, है ना। 0+4 कुछ भी, 0+4 तो नहीं कहेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वे में ये कंबाइन करेगा तो जीरो मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। ये मैं अभी रिएक्शन करूंगी तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको ये समझ आएगा। देखो अब मेटल क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सबको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे ये लुईस एसिड बन गया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन करके ऐसे कुछ कैटायन फॉर्म कर देगा, जिसको हम बोलेंगे अमोनिएटेड कैटायन। दिस इज कॉल्ड एज अ अमोनिएटेड कैटायन। प्लस मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन करके ऐसे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली ये तो दिस इज कॉल्ड एज अ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे ये कैसे कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब नेट पॉजिटिव एक साइड हो गया और जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे एक साइड मिल गए। तो ये पहली बात तो चार्ज फॉर्म हो गए, तो सॉल्यूशन हो गया आपका कंडक्टिंग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दूसरी बात है कलर क्यों आ गया, कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ कलर। ठीक है, इसलिए जब अमोनिया में एल्कली मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो आपके पास कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी आ जाता है और कलर भी आ जाता है। कलर क्यों आता है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती है और वो इलेक्ट्रॉन कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन कर लेता है और कुछ मेटल के जो है एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाता है। अच्छा, अब मैंने कहा था 0 और 4 क्यों नहीं कर सकते हैं बच्चा, अगर इसको 0 कर देंगे तो फिर एक आयन तो फॉर्म ही नहीं होगा ना। इसलिए आपको जब इसको डिवाइड करना है तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मतलब होल नंबर में जाना चाहिए, दैट इट शुड नॉट बी 0। इज दैट क्लियर? चलें आगे। यस मैम। ठीक है, 8 पॉइंट। अच्छा, कौन बताएगा कि एल्कली मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? reduce agent, हाँ जी बिल्कुल, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स बहुत अच्छी, एल्कली मेटल यही सारी प्रॉपर्टीज बेस बनेगी आगे जाके जब आप केमिकल्स भी पढ़ोगे। एल्कली मेटल्स एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो खुद इलेक्ट्रॉन lose करते दूसरों करते को हैं, यानी कि oxidize, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एल्कली मेटल्स आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट as they oxidizes, है ना, they are having a tendency to oxidize due to their low ionization energy, low ionization energy। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा बहुत अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लर्न है तो मुझे बताना जरा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? अगर मैं एल्कली मेटल्स के लिए ये वैल्यू लिखूं तो ये प्लस होगी या माइनस होगी, बताओ तो जरा। मैं माइनस, प्लस। अच्छा, कई बच्चे माइनस कह रहे हैं, कई प्लस कह रहे हैं। माइनस, ठीक है, अब ये कौन सी वैल्यू लिखी है बेटा, पहले तो ये ध्यान रखो, ये वैल्यू मैंने लिखी है रिडक्शन, reduce, है ना। तो देखो ना, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो तो ऑक्सीडेशन होता है, ये डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है, रिडक्शन हो रहा है। तो इनकी क्या रिड्यूस होने की टेंडेंसी है? नहीं, इनकी कैसी टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखती तो इनका पॉजिटिव आता, रिडक्शन पोटेंशियल इनका क्या है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस, लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस। अगर लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस है तो उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। बहुत सीधी सी बात है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गो हैंड बाय हैंड। ठीक है, तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है ना कि डाउन द ग्रुप कैसे होगा, तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। देखो, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, मैम बढ़ता है। हाँ जी, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव? more negative, बिल्कुल जी बिल्कुल, वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। तो जब आपको डाटा से लगाना आए ना, तो जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी नेगेटिव, उतना वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, उतना अच्छा आपका उतना मतलब बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है ना।
रिड्यूसिंग एजेंट से ही हम कंपेयर करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी स्पीशीज होंगी, जिन स्पीशीज की ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो मोर द नेगेटिव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाती है। तो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर गुड वुड बी द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत हो, जैसा कॉन्सेप्ट आपने बिठाया आप वैसे ही बिठा के चलो। बस एक बात याद रखो कि अगर ये पूछे कि कैसे हैं, तो दे आर हैविंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट है उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट्स इट। इन दो बातों से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बेटा रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज देखो कैसे कैसे रिएक्शंस देते हैं ये। फर्स्ट इज द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन करते हैं। चलो पहले ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन होती है, तो क्या होता है इनका। पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को इलेबोरेट कर देती हूँ। देखो जो ऑक्साइड्स है ना, इस तरह के होते हैं। एक तो O के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, जिसे हम नॉर्मल ऑक्साइड ही पढ़ते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं मोनो ऑक्साइड। ठीक है, एक O2 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, और बेसिकली ये O और O में सिंगल बॉन्ड होता है। नहीं तो नॉर्मली ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है ना, तो जब O में सिंगल बॉन्ड हो, जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी इसकी 12th के केस में, तो O सिंगल बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, और इस लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। जब भी ऐसी लिंकेज आती है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इन बिटवीन। और उसके बाद एक O2 पे 1 नेगेटिव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, सुपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, एल्कली मेटल्स में से जो तो स्मॉल साइज की मेटल्स हैं, स्मॉल साइज तो सबसे पहला ही है जो एनोमलस बिहेवियर होता है, जिसका ग्रुप का हमेशा फर्स्ट मेंबर बाकी पूरे ग्रुप में से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। क्यों, ड्यू उसकी टू स्मॉल सबसे साइज। साइज सबसे छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। पूरा ग्रुप चाहे आयनिक कंपाउंड बना ले, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, और काफी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करती है। तो स्मॉल साइज जैसे कि लिथियम है, वो फॉर्म करता है मोनोऑक्साइड, दैट विल फॉर्म द मोनोऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा, ये वाला ना। अब देखो लिथियम तो हमेशा +1 ही रहेगा, और मोनोऑक्साइड है तो O के ऊपर सर पे नेगेटिव रहेगा। बेटा इसको इसके पैर में ले आओ, इसको इसके पैर में ले आओ, तो देखो क्या बन जाएगा, Li2 हो जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं लिथियम ऑक्साइड यानी कि मोनोऑक्साइड। अब जो आपका है सोडियम, सोडियम क्या फॉर्म करता है, सोडियम फॉर्म करता है पर ऑक्साइड। कभी कभी आप क्वेश्चन करोगे उसमें सोडियम का मोनोऑक्साइड भी मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये परऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम मोनोऑक्साइड का आगे ना कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं और वो चेंज हो जाता है ये डिकम्पोज हो जाता है। अब Na+ और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो इसको भी ट्वाइस ले लो, तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो बनेगा Na2O2। पोटाशियम एंड द हायर मेंबर्स, हायर मेंबर इसके डाउन वाले जो और मेंबर्स हैं, पेंडिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आई एम सेइंग। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, अब बचा पोटाशियम, अब बचा रेबेडियम, अब बचा सीजियम, अब बचा फ्रेंशियम। इन सब में बच्चा क्या फॉर्मेशन होता है, O के साथ 2 नेगेटिव। अब O के साथ 2 नेगेटिव है, तो सॉरी ये ऐसे लिखेंगे ना इसको, O2 फिर मैम नेगेटिव। ऊपर वाले में भी O2 हाँ, नेगेटिव। क्या कह रहे हो, मैम Na वाले केस में भी O2 नेगेटिव आएगा ना। एक्चुअली में हाँ उसमें भी मैंने 2 नहीं लिखा, बिल्कुल लिखने में हो गया आपका मिस प्रिंटिंग, वैसे बना वैसे ही है बनाया, ठीक है बिल्कुल जी, थैंक यू बेटा। O2 1 नेगेटिव है तो क्या बनेगा, KO2 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है। इसका क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, वाई द सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, lithium form monoxide whereas the higher members form superoxide। ठीक है, तो पहले तो आपको देख लेना है
कि इन तीनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली आया आपका क्वेश्चन, इन तीनों के आयंस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल है। लिथियम हमने मोनोऑक्साइड ही बनाया है, सोडियम हमने बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परऑक्साइड ही बनाया है, बाकी हाई सुपर ऑक्साइड की बनाया। तो इनका वन लाइन आंसर क्या होगा? स्मॉल कैटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉल एनायन, कैन स्टेबलाइज स्मॉल एनायन। मतलब जितना आपके पास छोटा कैटायन होगा वो छोटे एनायन के साथ ही स्टेबल है, बड़ा आपका कैटायन है तो वो बड़े एनायन को विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो मोनोऑक्साइड के केस में आपके पास स्मॉल आयन हमने लिथियम ले लिया, जैसे जैसे ये आपका करेक्ट बढ़ता गया एनायन का साइज तो बड़े बड़े आयन बनते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन ये था, ये ध्यान में रखना बेटा, कि KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? चेक करके बताओ जरा मुझे। देखो इसमें क्या क्या आयंस प्रेजेंट है, एक तो K+ है एक तुमने अभी पढ़ा O2 नेगेटिव है। O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? O2 हो गया 16, 16 और 1 हो गया 16। अब तुमने MOT पढ़ी है ना, MOT में क्या लिखते थे? पैरामैग्नेटिक। हाँ बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2 है। उसके बाद क्या था बेटा? ऑक्सीजन सिग्मा 2pz सिग्मा पहले, 2p। हाँ पाई 2px, फिर आएगा पाई 2py, फिर आएगा बेटा जी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 15 16 और एक बढ़ाना है तो 17, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया। तो यानी कि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है। और K+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पोटाशियम में 19 होते हैं, तो K+ आ गया तो 18 आ गया। 18 को आप चेक करके देख लेना, ये आपका आ जाएगा डायामैग्नेटिक। तो इसमें चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ना हो, तो ये आपके पास प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। तो ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर क्या है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक की नेचर क्या है? क्योंकि O2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हो जाएगा ये? यस मैम। यस मैम। सेकेंड प्रॉपर्टी आप इसकी लेके चल सकते हो, जैसे है लेटस यही करवा देते हैं इसको, हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे इसके फिजिकल में भी पढ़ सकते थे। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बच्चा? नाम से ही क्लियर है, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, यहाँ पे मैं आयन की बात कर रही हूँ तो आयन ही लिख देती हूँ, व्हेन द आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो कि अगर किसी आयन को पानी में डालो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो उसकी है हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो लिथियम है ना, जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। तो लास्ट वाला एलिमेंट हर ग्रुप का ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव होता है, तो उसमें इतनी पीरियोडिसिटी नहीं जाती। प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी भी क्या पढ़ोगे बेटा? जो रेडियो एक्टिव है वो डिकम्पोज हो रहा है, उसे हैंडल करना ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इतने ही एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम में अगर आपको साइज पूछता है और साथ में बोलिए। मैम आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया जो वो था कि YNA फॉर्म्स। अच्छा अच्छा, वो मैंने लिख दिया था, ये मैं एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाती हूँ आपको, रुको आप एक बार हैंड डाउन करो तो फिर ये जाएगी सही। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था ना कि सोडियम पर बनाता है आपका परऑक्साइड और लिथियम बनाता है आपका मोनोऑक्साइड, और उससे बड़ा आयन उससे बड़ा बनाता है। जितने भी आपके छोटे आयन होंगे वो छोटे एनायन के साथ स्टेबलाइज है। और ये जो आपका सिंपल ऑक्सीजन विद द 2 नेगेटिव है, ये सबसे स्मॉल साइज का है। तो स्मॉल साइज का होने की वजह से इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद सोडियम कंपैरेटिवली बड़ा हो गया और सोडियम का साइज कंपैरेटिवली मैच करता है O2 2 नेगेटिव से, इसलिए ये दोनों आपस में स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे O2 1 नेगेटिव जो होता है, इस केस में इसका साइज इसके साथ मैच करता है। अगर आपको ये लग रहा है ना
कि O2 नेगेटिव में तो मैडम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, है ना, और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो उसके कंपैरेटिवली उसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैसी होनी चाहिए। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसमें पेरोक्साइड है, दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है ऐसे बटा हुआ, और इसमें नेगेटिव चार्ज कैसे बटा होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज बटा होगा 0.5 और 0.5, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसका साइज बढ़ जाता है, और ये वैसे भी अनस्टेबल कंपाउंड है, मतलब सोडियम बन जाता है इसके साथ, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है और दोबारा मोनोऑक्साइड की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक्चुअली में जो इसमें कंपाउंड मिलते हैं वो मोनोऑक्साइड मिलते हैं, या बहुत हायर कंपाउंड में सुपर ऑक्साइड मिलते हैं। तो इसमें जी ये जो लाइन लिखी थी ना मैंने, स्मॉल कैटायन कैन स्टेबलाइज द स्मॉल एनाइन, यही इसका आंसर था कि किसी भी कैटायन का साइज जिस पर्टिकुलर टाइप के ऑक्सीजन के एनाइन के साथ मैच करता है वो उसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। सबसे बड़ा जो एनाइन है वो आपका O2 नेगेटिव होता है, और वो कंपैरेटिवली इनसे स्टेबल होता है। ये वाले जो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है वो अल्टीमेटली फिर किसी ना किसी तरीके से हीट देने से ब्रेकअप हो जाते हैं। अभी ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे ना तो वहां पे बहुत जगह आपको ऐसे रिएक्शन करवाए जाएंगे जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है, जिसमें O बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, हाँ, अगर ना वो आपको एग्जाम में बोलता है कि साइज इन द गैसियस स्टेट बताओ, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, आप ऐसे बता सकते हो कि सीजियम सबसे बड़ा होता है, या मेटालिक फॉर्म लिख दे, कुछ ऐसा लिख दे। साइज ये क्या है, वैसे निकाल रुको हम ऐसा कर देते हैं, इसको आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आयन आपको पता है ना गैसियस और एक्वस दोनों फॉर्म में बन जाते हैं, और आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सिंपल मेटल्स का साइज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि सीजियम मेटल सबसे बड़ी होती है और लिथियम मेटल सबसे छोटी होती है। यहाँ तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, मेटल्स का तो क्लियर है। Yes, ma'am. अच्छा देखो, अगर आपको आयन बना दिया जाए और पेपर में पूछ ले आयोनिक साइज, फिर क्या लिखोगे बताओ? तब भी तो ऑर्डर यही लगाओगे। यस मैम। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने मेटालिक एंड आयनिक साइज ही पढ़ाया था ना, तो ये भी ठीक है ना, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस लिखते हैं ना वहां पे, तो ये भी ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ आ गया ना कि द साइज ऑफ द आयन इन द एक्वस फॉर्म, तो यहां पे देखो थोड़ा सा चेंज है। लिथियम है बेटा स्मॉल आयन, स्मॉल साइज्ड आयन, और स्मॉल साइज्ड आयन जो है वो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ना काफी सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में ऐसे लग जाते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा और बाकियों पे पार्टली, में अलग कलर ले लेती हूँ, बाकियों पे सारे ऑक्सीजन पे पार्टली नेगेटिव चार्ज होगा। तो कौन सी फोर्स हुई बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसका क्या नाम है? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब 1 मोल आयन पानी में डिसॉल्व किया तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो हमने बेसिक से चलना है, हमें बेसिक क्या पता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, आपका कंपाउंड या जो भी आप बना रहे हो स्टेबलाइज हो जाएगा और वो बनेगा, है ना। तो लिथियम को, आयन को जब पानी में डाला गया तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिथियम, व्हाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लिथियम? बिकॉज इसका साइज छोटा है, small size and the strong electric field of the lithium, electrostatic force of attraction between the oxygen and the lithium, large amount of the energy is released, तो इसको मैं माइनस लिखती हूँ, माइनस ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई तो ये एक स्टेबल कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो यानी कि ये एक हाइड्रेटेड आयन है। अब जो मैंने लिखा है ना, पहले मैंने गैसियस आयन लिखा था या मैंने आयनिक साइज लिखा था, अब मैंने क्या लिखा है, इसको हाइड्रेटेड आयन लिखा है। अब इसके कंपैरिजन में हम बात कर लेते हैं सीजियम की। ये है तुम्हारा सीजियम बच्चा, सीजियम को तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो सीजियम भी कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा। हम ऐसा करते हैं, हम सीजियम को प्लस लिख देते हैं और साथ में एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगा के इसकी स्ट्रक्चर लिख देते हैं।
यानी कि ये आपका सीजियम था, तो इसके साथ भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और बेटा इसके साथ ना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं अटैच हो पाते, क्यों? क्योंकि इसका अपना सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। आप समझ पा रहे हो? आपको पता है ना कि अगर ये सीजियम का साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे और इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो लेस, हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या देखा गया? देखो अभी हमने साइज ऑफ द आयन इन द एक्वस फॉर्म जब लिखना है तो इन द एक्वस फॉर्म लिथियम प्लस इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, ये एक्वस है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, उसके बाद बच्चा पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। अगर एक्वस फॉर्म में देखा जाए तो लिथियम आयन इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है कि उसके हाइड्रेटेड आयन का साइज सीजियम के साइज से भी बड़ा हो जाता है। तो अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आता है हाइड्रेशन एनर्जी का, कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, तब भी यही ऑर्डर है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। और अगर पेपर में ऑर्डर आता है कि एक्वस फॉर्म में साइज का ऑर्डर लगाओ, तब भी यही ऑर्डर है। बट अगर नॉर्मल बोलता है कि एटॉमिक आयनिक साइज लगाओ, तब आपके पास सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। तो इससे हमें इतना का क्लैरिटी तो हो ही गया है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, पहली बात तो ये याद रखना कि एनर्जी रिलीज होती है। अब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो तो मैं डेल्टा एच लिख देती हूँ, डेल्टा एच नेगेटिव है इसमें, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, पहली बात तो। दूसरा आप ये बात याद में रखना कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। जितना छोटा आयन होगा ना उतना ज्यादा पानी में डिसॉल्व होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो अपनी हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। मान लो दो आयंस हैं और एक के ऊपर +1 है, फिर +2 है, फिर +3 है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो सीधी सी बात है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में साइज घटता ही है, तो एक ही बात है। तो Z जितना ज्यादा, Z इफेक्टिव भी जितना ज्यादा मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपके पास क्या आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी आएगी। मैं Z इफेक्टिव लिखूंगी तो फिर आप न्यूक्लियर चार्ज से इसको रिलेट करोगे, तो सीधा ही लिख देते हैं चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव में उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जितना ज्यादा चार्ज नेगेटिव में होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। जितने छोटे आयंस होंगे, अगर मैं कंपाउंड के बारे में बात करूं, ये तो मैंने सिर्फ एक आयन के बारे में बात की है, अगर मैं दो कंपाउंड के बारे में बात करूं, मतलब इसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, लिथियम फ्लोराइड आ गया, कुछ सोडियम क्लोराइड आ गया, ऐसे आ गया, तो दो आयन जितने कंपेरेबल साइज के होंगे, जो कि तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, दो आयन जितने छोटे होंगे उतना क्लोजली एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो वहां पे एक तीसरा फैक्टर भी काम में आ जाता है, आर। आर है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू आयंस, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू आयंस उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू आयंस उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है, और इसमें से हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता ही लग गया कि जितना छोटा आयन होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes. चलो, इसके साथ अब हमारा ऑक्सीडेशन वाला भी हो गया और हाइड्रेशन एनर्जी वाला भी हो गया। थर्ड देख लेते हैं हम इसमें, रिएक्शन विद द वाटर। जैसे इसे लास्ट वाले पॉइंट में भी कर सकते थे, पर चलो अलग से ले लेते हैं, रिएक्शन विद द वाटर। बच्चा एल्कली मेटल को M लिख लेते हैं। एल्कली मेटल को जब वाटर में बनाते हैं, लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा रिएक्शन में, बताओ तो जरा मुझे, क्या फॉर्मेशन होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। Whenever the alkali metals are taken in the water, what are formed? MOH plus मेटल हाइड्रोक्साइड हाँ जी, मेटल हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, या तो आप इसको ट्वाइस कर लेना या मैं इसको हाफ लिख देती हूँ, एक ही बात है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, अच्छा हाँ,
मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में जहाँ पे कोई गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहां पे, या मतलब आपको पता ही है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाते हुए एंट्रोपी बढ़ती है ना। जहाँ पे कोई गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहां पे रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ती है, और वो रिएक्शन जरूर होता है, रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी की डायरेक्शन होती है। तो गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हुआ, तो दैट मीन्स पहले ये किस फॉर्म में था मेटल, आपके सॉलिड या एक्वस फॉर्म में था। आपको पता है ना ये बॉर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग कि सॉलिड फॉर्म से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन करके उसको गैशियस स्टेट में लाना पड़ेगा। लिखी थी ना आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लास्ट क्लास में। पता है ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से रिलीज करवाना है, देन यू हैव टू फर्स्ट टेक द मेटल इनटू द विच स्टेट, गैसीय स्टेट। हाँ जी, Liquid gaseous। गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन एनर्जी दे दी, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, फिर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर गैशियस स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, फिर पानी में डालना पड़ेगा, फिर ये आयन बन जाएगा एक्वस फॉर्म में। तो जो आपके पास मेटल थी वो मेटल हमने मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन गैस अपने पास रिलीज हो गई। तो आफ्टर द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस बन गए मेटल हाइड्रोक्साइड। ये है आपके एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये तो नाम से ही हमें पता है कि ये एल्कलाइन होंगे, है ना। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एल्कलाइन को बेसिक कहते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर लगा लो फिर। बेसिसिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बच्चा, regarding the basicity of alkali metal hydroxide, we are having the lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide. क्या लगता है basicity increases or decreases down the group? मैम जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। माइनस आई तो नहीं लगेगा बच्चा, यहाँ पे लगेगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। आपने ऑर्गेनिक में बताया था। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। बेसिसिटी में ये मैं वहां पे लिख देती हूँ, वैसे इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बाद में रब कर देंगे। जो आप बेसिसिटी लेते थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा, तो आप ये बोलते थे जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला इफेक्ट होगा। जब आप एसिडिटी लेते थे, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो माइनस आई की क्वेश्चन लेते थे। बाकी प्लस आई है तो प्लस एम भी होगा, प्लस एच सी भी होगा, और यहाँ पे माइनस आई भी होगा, माइनस एच सी भी होगा, और माइनस एम भी होगा। और ये तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, खैर ये तो मैंने आपने डिस्कस किया तो चलो पूछ लिया है, इसका इस नोट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जाएगा क्योंकि लिथियम एक्चुअली में प्लस आयन है, और प्लस आयन ना लेगा। चलो अब क्या होगा इसमें, देखो बेटा मेटल के कंपैरिजन में OH तो सेम ही रह रहा है ना, OH सेम है, मेटल्स का साइज बड़ा हो जाता है। तो एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, M लिख देते हैं जर्नल में, इंक्रीजेस, MOH बॉन्ड बिकम वीक, MOH बॉन्ड बिकम वीक, जिसको हम बोलते हैं BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों ऐसे, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, एक इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पता है ये आपने सुना भी, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, क्लास में भी देखा होगा, प्रैक्टिकल। मैम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम नहीं होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल कम हो जाएगी, सॉरी तभी तो आपके पास बेसिसिटी बढ़ी, बिल्कुल जी बिल्कुल कम होगी, ये आपका जल्दी टूटेगा। एक क्वेश्चन इसका ये था, आपने ये पढ़ा हुआ है, सोडियम मस्ट बी केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पानी में क्यों नहीं रखते? हाईली एक्टिव मैम। Yes, it will react with the वाटर। water to form what बच्चा? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस, जो एक्चुअली में क्या है, इनफ्लेमेबल, आग पकड़ लेती है।
कैचेस फायर। कभी जब प्रैक्टिकल करते होगे तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं एक, जब लैब में कैटायंस का डिटेक्शन करते हैं ना, तो आपने देखा होगा छोटा सा प्लग कर दिया जाता है सोडियम को पिक करने के लिए। इवन की हैंड से भी आप जब उठाते हो ना, मॉइस्चर जो हैंड में होता है उससे भी रिएक्ट कर जाता है, मतलब जल जाते हैं हाथ भी। तो सोडियम को, जो भी अल्कली आपकी मेटल्स हैं, उनको हमेशा केरोसिन ऑयल में प्लेस करते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिएक्शन विद द वाटर। अच्छा, हाइड्रोजन गैस के साथ भी देख लें। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, इसके बाद कर लेंगे रिएक्शन विद द हैलाइड। रिएक्शन विद द हैलाइड, क्या बनेगा बेटा? हाइड्राइड। 2 ले लेते हैं, इसको भी 2 ले लो। मेटल हाइड्राइड। This type of hydrides will get formed। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा कोवलेंट है मैक्सिमम? LiH। रीजन? लिथियम हाइड्राइड। रीजन बेटा? मैम इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लिथियम की जितना स्मॉलर कैटायन है उतना ज्यादा पोलराइजिंग है। और सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? सीजियम। Yes. इसी तरह से हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करोगे तो सेम रिएक्शन ही तो जाएगा, मोनोवैलेंट ही तो है। बताने की तो नहीं जरूरत है, ये आयनिक बॉन्ड है, पता ही है सबको। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन हम उसमें भी कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। कौन सा कोवलेंट है? कौन सा आयनिक है? लिथियम आयोडाइड। मैंने लिथियम ही लिया है, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते थे, सीजियम के साथ भी बना सकते हो। मैंने मेटल्स सेम रख ली इस बार, हैलाइड चेंज किए। अच्छा, ये तो मैंने देख लिया कैटायन और एनायन के बेस पे, है ना। किसी में कैटायन को मैंने चेंज कर दे दिया, इसमें तो कैटायन ही चेंज होगा क्योंकि हाइड्राइड बनाने हैं, इसमें हैलाइड चेंज कर दिया मैंने। आप डिफरेंट भी ले सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या है, तब क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैंने हैलोजन पूछा है, तो लिथियम तो बोलो ही ना आप। हैलोजन सिर्फ बेटा, सिर्फ हैलोजन देखा जाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेसिकली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही बेस पे है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं ना आपको 2 बातें बता रही हूँ, जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसे ये बात ध्यान में रखनी है। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, पीरियोडिसिटी में, उसमें वो ना डिफरेंट डिफरेंट, ये मैं अगर इस पेज से कुछ शिफ्ट नहीं करना है, नहीं नोट करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लूं, मुझे कुछ लिखना है। यस Yes, मैम। ma'am. अब ना वो काफी सारे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन डालता है रिएक्टिविटी, या आपको क्वेश्चन डाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं किसके पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ अभी पता लगेगा, नेगेटिविटी। या वो क्वेश्चन डाल दे आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या क्वेश्चन डाल दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आप में कॉमन हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये सब बच्चों को पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो क्या ऑर्डर है, इसी का है ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो। यस। Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये ऑर्डर है,
तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी, जैसे अब तुम लोगों ने मुझे आंसर दिया, तुम लोगों ने मुझे क्लोरीन पहले बोला, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ऐसे बोला ना, बिल्कुल सही बोला। यस मैम। अब ये क्यों बोला तुम लोगों ने? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है इसमें ड्यू टू द स्मॉल साइज, ड्यू टू द स्मॉल साइज। ठीक है, इसलिए तुम लोगों ने ये आंसर दे दिया। अब बेटा अगर इसके अलावा कुछ भी पॉइंट वो और देता है ना, जैसे मैंने अभी पीछे पूछा था रिएक्टिविटी, या वो क्वेश्चन दे रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर में फ्लोरीन ही पहले आता है। सिर्फ एक ऑर्डर आप पेपर में लगा के आओगे जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसमें आप क्लोरीन को पहले लिखते हो, फ्लोरीन को बाद में लिखते हो। बाकी रिएक्टिविटी या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन सभी केसेस में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको मिला के आंसर आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काउंट होती है, साइजेस भी काउंट होते हैं, कहीं हाइड्रेशन एनर्जी भी काउंट होती है, लैटिस एनर्जी भी काउंट होती है, जिसको बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं। मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ये वाले ऑर्डर में बस आपको लिखना है। तो जब भी एल्कली मेटल्स की बात हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो, तो फ्लोरीन पहले आएगा। जब इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे जहां पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कुछ की बात करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, तब आप फ्लोरीन को आगे लिखो। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा चलो, ये भी क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन था इसमें कलर का बता दिया ना आपको। चलो मैं इसके ना कुछ क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से ही ले लेती हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। दैट इज योर, जैसे क्वेश्चन है, पोल क्वेश्चन नहीं है, मैं डिस्कशन में ही ले रही हूँ। ये था SC, क्योंकि इसमें देखो रीजनिंग आना है सारा। ठीक है, तो इट इज बेटर कि जो जो कॉन्सेप्ट आपने किए हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। CSI3 नेगेटिव, ये है एक कंपाउंड। हाँ, एक वो ये बताना था, दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट, कि फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल्स हैं, मुझे सीजियम को देख के ध्यान में आ गया, ये भी नोट कर लेना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में किसका यूज होता है? एल्कली मेटल्स का, पता है ना आपको? Yes, ma'am. मेटल का यूज होता है सीजियम का, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? लो होती है। समझ में आ जाएगा ना? आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां पे भी मैंने सीजियम की बात करवाई थी। तो ये एक पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ले सकते हो कि इसमें एल्कली मेटल्स का यूज होता है ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बारे में ना कुछ 4 पॉइंट दिए हुए थे। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इट कंटेन्स डैश आयंस। अब मैं तो रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, डैश आयंस मतलब आपको इसको फिल कर देना है कि क्या क्या आयंस होते हैं। अच्छा बताओ, तो कोई गैस कर पा रहा है क्या क्या आयंस है इसमें? अब जिसने एल्कली मेटल्स पढ़ा है उसको तो प्रॉब्लम, CS3 पॉजिटिव। और यहाँ पे ये कुछ नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही है। हाँ, क्या जिसने एल्कली मेटल चैप्टर अभी मेरे साथ किया उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। क्या क्या आयंस है बताओ? क्या ये मैं जो आयन लिख रही हूँ ए में, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? ये पहली स्टेटमेंट है, ये है दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट है कि ये है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, फोर्थ स्टेटमेंट है कि ये है, ये वाले आयंस इसमें है। अब उसने पूछा था कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या लगता है बच्चों आपको? स्टेटमेंट बेटा आपने ना थोड़ा फास्ट आंसर दे दिया है, जिसने मुझे आंसर सेंड किया है। थोड़ा सा सारी ऑप्शंस चेक करो और फिर मैम अपना, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन सही है। ए वाली कंप्लीटली सही नहीं है, देखा नहीं है आप लोगों ने, चेक नहीं किया। देखो आप लोगों को ना डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, जितनी नॉलेज आती है पहले उतनी अप्लाई करो। सीजियम घर से सीख के गए हो एस ब्लॉक में कि प्लस होता है, तो इतना तो समझ रखते हो कि अगर एक प्लस आयन है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा और दूसरे पे इतना नेगेटिव आयन आएगा। तो पहले तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब बची 2 ऑप्शन, सीजियम +3 तो है नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अब बची ये ऑप्शन सीजियम एंड I3 नेगेटिव।
अब मैं एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ही डाल देती हूँ। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, I3 नेगेटिव आयन है आपके पास, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बताओ। चलो जल्दी जल्दी करो, ये कर चुके हैं क्वेश्चन। अब मैं ले लेती हूँ पोल। पोल में ना टाइम बहुत लग जाता है, ऐसे ही बताओ। बताओ बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री क्या है। चैप्टर करते करते साथ साथ भूल तो नहीं रहे हो? करवाया हुआ है ये क्वेश्चन आपको। I2 प्लस I नेगेटिव होगा, I नेगेटिव का मतलब है ये S2P6 है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 2 तो इसके साथ शेयर हो गए, ठीक है। बाकी 3 4 5 6 7 8 हो टोटल के ऊपर नेगेटिव, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। शेप है लीनियर, बॉन्ड एंगल है लेस देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री। पेपर में ये लीनियर नजर आएगा, और लीनियर देख के एसपी मत मार देना, लीनियर जरूर है पर sp3d से लीनियर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है चलो। एक है about Na2O2 which is not correct, ये आज हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन है पहले Na2O2 oxidizes Cr+3 to CrO4 2 negative in acidic medium. It is diamagnetic. It is superoxide of sodium. Second is it is derivative of H2O2. क्या लग रहा है बताओ जरा जल्दी। सेकंड ऑप्शन। नॉट करेक्ट? No, ma'am. ओके ओके, मैं नोट करेक्ट है, मैंने ऊपर देखा नहीं, ढूंढ लिए। मैंने ऊपर नहीं देखा। देखो सी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना, अभी तो हम पढ़ के आए हैं क्लास में कि ये सुपर ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है? Para. पढ़ के आए हैं ना। Yes, ma'am. मानसी नहीं दिया है अभी सही आंसर, ठीक है। पहली बात तो आप देखो, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ते हैं और मल्टी वाला क्वेश्चन होता है। मल्टी का मतलब है जिसमें एक इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, और बाकी सारी करेक्ट लिखी हुई है, तो फिर आप किसी को भी देख के टिक जल्दी से कर देते हो। तो पहली बात तो अब नॉट करेक्ट वाली तो 1 मिनट में छट जाती है इसमें से, वो है कि ये सुपर ऑक्साइड तो नहीं है, ये क्या है? पर ऑक्साइड है। अब बाकी ना एडिशनल नॉलेज है Na2O2 की, जो आप अभी नोट कर लोगे। नोट क्या करनी है, मतलब आपको आती है, लास्ट से चेक करते हैं। H2O2 की आगे जाके मैं P ब्लॉक में पढ़ाऊंगी कि इसकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे एक बच्चा इस तरह से, और ऐसे ऐसे है ये, ठीक है। ये एक Na इधर है, एक Na इधर है, ऐसे इसके ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो H2O2 का ही तो एनालॉग है ना Na2O2, मतलब बेसिक कंपाउंड ये है। जब इसकी प्रेपरेशन होती है तो ये सोडियम आ गया इसकी जगह पे, तो ये भी ठीक है। अब आपको इसमें डाउट हो रहा था कि इट इज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक है या नहीं है उसको आप वैसे ही कंपाउंड से चेक कर सकते हो। Na2O2 कैसे बना था देखो जरा मुझे बताओ तो, तुमने ऐसे नहीं बनाया था Na+O2 2 नेगेटिव, इसको तो आपने ट्वाइस लिया था ना बाद में, तो वो तो आपका एक अगर डायामैग्नेटिक आ गया तो उसका ट्वाइस भी डायामैग्नेटिक आएगा। अब O2 2 नेगेटिव कितना हो जाएगा? 16 होते हैं, 17 18, तो ये तो डाया हो गया, 2 2 हो जाएंगे लास्ट में। Na+ में 10 होते हैं, ये भी डाया, ये भी ठीक है। Na2O2 oxidizes Cr3+ to CrO4 2 negative in the acidic medium, ये भी करेक्ट है। मैम मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए दोनों ही एलिमेंट एटम वो होती है डायमैग्नेटिक। बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेटिक कैरेक्टर देखने के लिए ना, अगर आपको पैरामैग्नेटिक देखना है तो पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अगर आप इवन में ऑड ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा?
ऑड नहीं आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। तो मैंने जब KO2 देखा था, मैंने इसको इवन बोल दिया, ये डाया था, इसको ऑड बोल दिया, किसको, O2 1 नेगेटिव को। तो इवन में ऑड ऐड करके देखा तो ऑड ही आता है ना। अब अगर मुझे डाया मैग्नेटिक देखना है तो इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा ना। तो दोनों डाया डाया होंगे तो डाया ही आएगा। ऐसे देखा है मैंने, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, एक क्वेश्चन इसका और पूछ लेते हैं, फिर मैं आपको ग्रुप 2 पे ले जाती हूँ। इसके कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो नेक्स्ट क्लास में इनको उसके साथ ही कर लेंगे। ये हटा दूँ, शीट चाहिए तो नहीं? Yes, ma'am. चलो जल्दी जल्दी से देख लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे लैटिस एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। लैटिस एनर्जी कंसिडरेशन आपने लेनी है, वो आपको समझ में आती है लैटिस एनर्जी क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। विच हैज अ हाईएस्ट एमपी। देखो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, जिसमें लगे आपको कि कैटायन और एनायन में साइज के बेस पे, मतलब सिमिलैरिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन के साइज के बेस पे, जिसको कंपैरेबल साइजेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसका एमपी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है उसके बेस पे। अब ये मैंने कुछ कंपाउंड लिख दिए, एक रुबिडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ऑप्शन में एक लिथियम क्लोराइड लिखा हुआ है, एक पोटाशियम क्लोराइड लिखा हुआ है, और एक NaCl लिखा हुआ है। पेपर में आपकी इतनी नॉलेज चेक कर रहा है कि बच्चे को कितना समझ में आता है कि कौन से एलिमेंट्स में, कौन से कंपाउंड में साइज ऑफ द आयंस कंपैरेबल है और किस केस में ज्यादा एमपी बनेगा। अब हम भी देख लेते हैं हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बोलो जल्दी बेटा, क्या लग रहा है आपको? NaCl। यस, अरे NaCl। बिल्कुल सही। अब सबको पता है कि NaCl Na+Cl नेगेटिव एक स्टेबल कंपाउंड है, सबको पता है ना। यस मैम। Na और Cl साइज कंपैरेबल है। एक अच्छा आयनिक कंपाउंड तभी बना होगा ना अगर इसका लैटिस स्ट्रॉन्ग है। ये मतलब जरूरी नहीं होता कि ये आपने क्वेश्चन किया तभी आपको आना चाहिए, ये वैसे भी आपको पता ही था। तो लैटिस एनर्जी इसकी हाई है, इसका स्ट्रॉन्ग लैटिस है, तो इसका मतलब है लैटिस एनर्जी हाई है, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी पूछ ले तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 में अभी मैंने सिर्फ एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अभी नहीं कराए हैं, जिसमें आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH वगैरह के कुछ कुछ रिएक्शंस बताएंगे। ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा पोर्शन आता है जो अभी आपको बताया। फटाफट से इसका कंपैरिजन ग्रुप 2 से कर लेते हैं। ग्रुप 2 का कॉमन नेम क्या बताया था बेटा? एल्कलाइन अर्थ कल वाली क्लास में इन दोनों के कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड करके एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर पी ब्लॉक पे आएंगे। नहीं, कल की क्लास में मैं आपको हाइड्रोजन के कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगी। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा रीजनिंग आती है पी ब्लॉक में से, उसके बाद आती है एस ब्लॉक में से। हाइड्रोजन का उससे भी लीस्ट चांस है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, बताया ना आपने, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाम बताओ बेटा। बेरिलियम, हाँ जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड। कैसे सिखाए थे इनके एटॉमिक नंबर लिखने? ग्रुप 2 के मैम लिए 2 8 8 18 18 32। छोड़ देना है, फिर उसके बाद 8 8 18 18 32 वाला पैटर्न चलाओगे। तो पहले का 4 है, 4 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 ऐड करोगे तो 20, फिर 18 ऐड करोगे तो 38, फिर 18 ऐड करो 18 ही था ना, 2 8 8 18 18 32 4 8 20 38 5 32 8 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2।
अब क्योंकि हमने ग्रुप नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कंपैरिजन क्वेश्चन ही लेंगे फटाफट इनके। अगर आप साइज कंपेयर करो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, तो क्या लगता है कौन से एलिमेंट स्मॉल साइज के होंगे? मैम डाउन द ग्रुप डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप तो ठीक है, इन कंपैरिजन टू द ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या होगा? मैम साइज स्मॉल होगा। बिल्कुल। साइज स्मॉल as compared to group 1 elements, and down the group increases. सेकेंड पॉइंट, लैटिस एनर्जी कंपेयर करनी है आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की। लैटिस एनर्जी कंपैरिजन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैम वन हैज मोर। लेस होगी। नो नो नो, ध्यान से सोचो। 1 हैज अ मोर कैसे हो जाएगी? आपको क्या 2 पॉइंट लिखाए थे? मैम इसमें कैटायन का साइज छोटा नहीं Less होगा और है ना? अनायन का और बड़ा हो जाएगा। एनायन पे कहाँ आगे, अभी तो आप इससे भी पहले आप एक कंपैरिजन, चलो लेटेस्ट एनर्जी कर लो। लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों जब आप कर रहे हो ना, तो जितना स्मॉल आपका कैटायन होगा उतनी हाई उसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं उसका कंपैरेबल आयन ले लूं तो, हाँ अगर +2 ले लिया, उधर से आपने एनायन -1 ले लिया, या उसका एनायन ऐसे साइज का ले लिया जो उसके साथ मैच नहीं करता, ऑब्वियसली ये एनायन के साथ डिपेंड करता है साइज। बट अगर आप 2+ और 1+ का कंपैरिजन करो तो जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी हायर फॉर ग्रुप 2 और लेसर फॉर ग्रुप 2? मैम हायर फॉर। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी साइज के। अब ना तुमने मुझे ये कंपेयर करके देना है, सोडियम एंड मैग्नीशियम की IE1 एंड IE2, किस केस में 1 ज्यादा है, किस केस में 2 ज्यादा है? मैम mg का IE1 ज्यादा है। ठीक है, mg का। Na का I2. इनके केस में आप Na+ और इलेक्ट्रॉन जब फॉर्म करोगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। अभी तक ये था 3s1 2s2 एंड 2p6। जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा इसको अलग करके लिख देते हैं, सोडियम प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा, तो ये रह जाएगा आपका 3s1। ठीक है, 3s0 0 0। और 2s2 एंड 2p6, तो ये बन गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम के केस में पहले से है s2, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3s1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो इसके mg की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट सोडियम से, ये IE1 की बात हो रही है। और अगर IE2 की बात करें तो किसके लिए ज्यादा? सोडियम की ज्यादा मैम सोडियम की। Yes, अगर IE2 के लिए बात करें तो सोडियम की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द मैग्नीशियम। इसको क्या बोलोगे ना, इस क्वेश्चन को बोलोगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट कर रही है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी।
जब लास्ट क्लास में आपने पॉइंट्स लिखे थे तो उसमें लिखा था ना हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एम्प्टी, उसमें कैसे आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। यस मैम। देखा तो Yes, ma'am. आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 के लिए कम होती है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 के लिए कम होती है। ओके, अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए कलर का, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कौन से कलर देंगे और कौन से कलर नहीं देंगे? हम ग्रुप 1 ज्यादा कलर देंगे। ठीक, बन ग्रुप जाता 2 नहीं देगा, बिल्कुल सही। अगर आपसे बात की जाए ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ग्रुप 2 में क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। +2 बिल्कुल। अगर वैलेंसी की बात की जाए तो ग्रुप 2 में क्या आएगा? 2 M2। अगर बात की जाए कोवलेंट या आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की, तो आयनिक बॉन्ड किसमें स्ट्रांग होगा? स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ग्रुप 2 वाले। मैम सेकंड वाले। Yes, ma'am. अगर बात की जाए ऑक्साइड्स की, तो ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, स्टार डाल दिया मैंने, ध्यान रखना कि जो आपका मैग्नीश, जल्दी जल्दी से करते हैं फिर मुझे पोल क्वेश्चन भी लेने हैं। मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, बेटा ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हुए ना ग्रुप के, Yes, ma'am. है ना? Yes. बेरिलियम मैग्नीशियम लिखना चाहिए था, बट इट्स ओके, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जब कंबाइन करते हैं ना तो ऑक्सीजन के साथ, तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं। अब बोला ऐसे जाता है, स्टेटमेंट सुनना मेरी, ठीक है, कि बेरिलियम एंड द मैग्नीशियम आर इनर्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन। क्या होता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जब थोड़े से भी ऑक्सीजन से कंबाइन करके मोनोऑक्साइड बना देते हैं ना, तो इनके ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। और ये लेयर ऑफ ऑक्साइड ना एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इनको प्रिवेंट कर दिया कि फर्दर ऑक्सीडेशन इनकी ना हो। ठीक है, एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, उसकी मतलब ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करते। बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स इनके ये नहीं बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। जितने जितने आपके हायर मेंबर्स होते जाएंगे वो बिल्कुल उनकी तरह सुपर ऑक्साइड बनाते जाएंगे। ये दो जो छोटे एलिमेंट्स हैं, ये पर ऑक्साइड थोड़े से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, नॉट पर ऑक्साइड सॉरी, मोनो ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर बना देते हैं। इसलिए स्टेटमेंट इसके लिए ऐसे नहीं यूज की जाती कि वो मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। स्टेटमेंट ऐसी यूज की जाती है कि दे आर इनर्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, एंड द रीजन बीइंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन ऑक्साइड लेयर अबव द थिन। ठीक है, अगर ये मेटल हाइड्राइड बनाएंगे तो कैसे फॉर्मूले से बनाएंगे? क्या फॉर्मूला होगा मेटल हाइड्राइड का? BeS2 and MgS2 MH2 बोल सकते हैं। हैलाइड कैसे फॉर्मूले से बनाएंगे? MX2। हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? MOH ट्वाइस, है ना? सारे फॉर्मूले में सिर्फ मोनो मोनो बनते थे, यहाँ पे डाई डाई बन जाएंगे। हाइड्रोक्साइड्स का भी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा, इसमें बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा। ठीक है, कुछ मैं आप क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो इसके कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनको करेंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने ले लिया है अभी तक। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्विकली यू हैव टू आंसर, बहुत टाइम नहीं लगाओगे पोल में। which one of the following will react, which one of the following will react vigorously with the most vigorously with the water? vigorously मतलब तेजी से, most vigorously with the water। पानी से सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करता है? चलो बेटा फटाफट से आंसर करो। यस
तो बहुत गलत बात है, अभी तो मैं बताया तब भी आंसर इतने गलत दे रहे हो। 2 बच्चों का सिर्फ सही आंसर है क्लास में। बाकी भी पार्टिसिपेट किया करो पोल में, एवरीबडी हैज टू गिव द आंसर क्विकली, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। अभी भी 4 बच्चों का सही था बस। हाँ भी मैंने आपको बोला ना, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी का मतलब फिर सबके साथ रिएक्टिविटी है ना, चाहे वो पानी है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे आपका ऑक्सीजन है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा आपको डाउन द ग्रुप वाले केस में तो एलिमेंट्स पता होने चाहिए ना। अब सोडियम लिथियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रबीडियम है, तो रबीडियम आंसर आना था। आप लिथियम सोडियम पता नहीं क्या क्या लगाई जा रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है तो रबीडियम ही सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा ना जल्दी। आपको ये थोड़ा ना पूछा कि हाइड्राइड किसका स्टेबल है या क्या है। सिंपल क्वेश्चन था कि सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी OH नेगेटिव से कंबाइन करेगा। और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग LiCl, RbCl, BeCl2 and MgCl2, the compound with the least, रुको पहले ग्रेटेस्ट लिखना है। with the greatest and the least ionic character. R रिस्पेक्टिवली मैंने नहीं लिखा है, पर इतना अंडरस्टूड है कि पहले ग्रेटेस्ट लिखोगे फिर लिखोगे लीस्ट। फटाफट से आंसर देना शुरू करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद फटाफट देख के आंसर टिक कर देना जो तुम्हारा कॉपी पे आंसर आया सॉल्व करने पे। चलो जल्दी से। यस अच्छा पोल भी जनरेट कर दे। लो जी फटाफट से करो। सभी बच्चे आंसर दिया करो। हाँ जी ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका था? मेटल का साइज जिसमें बड़ा है, और लीस्ट उसका था
जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा यानी कि मेटल छोटा है। तो ऑप्शन आएगा 4। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वोंट डू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we'll resume from this topic only tomorrow. Till then you have to revise this chapter. ठीक है बेटा? Yes, ma'am.